नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसअप लाइफ पर। आज बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 की। 9 जून को राष्ट्रपति भवन में 71 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म की शपथ ली। 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, लेकिन पूरे कैबिनेट में बीजेपी की झलक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी उसी तेवर में हैं जो तेवर 2014 या 2019 में थे। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें 4 मंत्री होते हैं, होम, डिफेंस, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। ये चारों मंत्री भाजपा के ही हैं। अब आगे मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या होगा इस 3.0 में, आइए इस पर विचार करते हैं। जो भाजपा के कोर इश्यूज थे, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, CAA हो, ये सारे समाप्त हो चुके हैं, ये सारे पूर्ण हो चुके हैं। और अब आगे क्या, इसके आगे क्या होने वाला है? मेरे विचार से जो मोदी सरकार का पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना। अभी हम 5वें नंबर पर पहुंच पाए। कुछ आंकड़े इसके फेवरेबल आते हैं। हमारी GDP 8.2% आई है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और ये कोविड के बाद पहला देश है जिसने लगातार 3 साल अपनी GDP 7% के ऊपर रखी है। ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना ही होना है। अभी अगर आप बात करें तो एक साधारण तरीके से समझिए कि जैसे कोई मकान बनता है तो उसकी फाउंडेशन बन गई है, दीवारें खड़ी हो गई हैं और छत पड़ गई है, लेकिन अभी बाकी है उस घर का इंटीरियर होना। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से चलने वाला है। हम देख भी रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। FDI बड़ी तेज़ी से भारत में इन्फ्लो करेगी, और शेयर मार्केट का जो हाई है, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, डे बाय डे नए पर नए हाई बनते जा रहे हैं। ये उसकी तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। एक बहुत बड़ा काम है, 2025 में जनगणना होनी है, सेंसस होना है। इस सेंसस के हिसाब से 2 काम होंगे। एक तो सरकार को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त डाटा मिलता है इससे, लेकिन उससे भी बड़ा काम जो इस जनगणना में होगा वो होगा चुनाव क्षेत्रों का डिलिमिटेशन। आपको याद होगा कि पिछले सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, और उसके हिसाब से 33% सीट महिलाओं को दी जानी है। सारे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनः परिसीमन होगा। विधानसभाएं और लोकसभाएं छोटी हो जाएंगी। मेरा अपना अनुमान है कि लोकसभा सीटें जो अभी 543 हैं, ये बढ़कर लगभग 850 होने वाली हैं, और जो नई संसद बनी है उसमें लगभग इतनी ही कैपेसिटी बैठने की है सदस्यों के। जब चुनाव क्षेत्र बदलेंगे तो एक जो टैबू है, एक जो ठप्पा लगा होता है कि ये किसी विशेष परिवार की पारिवारिक सीट है, ये उनका गढ़ है, ये समाप्त हो जाएगा। नए सामाजिक समीकरण बनेंगे, और इन सब के बीच नया नेतृत्व सामने आएगा। नई लीडरशिप इमर्ज होगी अपने सामने, जिससे देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र रहेंगे, और बेहतरीन नेतृत्व हमको मिलने वाला है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, पिछले सत्र में इस पर विचार हुआ और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। वो कमेटी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर से बात की है, चाहे वो ECI हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 39 पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, तमाम प्रकार के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, इकोनॉमिस्ट हों, टॉप के वकील हों, इन सब से बात करके उसने अपना एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है माननीय राष्ट्रपति जी के पास। अब सरकार के ऊपर है कि उसको किस तरह आगे ले जाना है। इसमें तमाम प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता होगी।
और इन संविधान संशोधनों में आवश्यकता होगी 2/3 बहुमत की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ये सरकार कैसे मैनेज करती है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा 2/3 विधानसभाओं से भी इस प्रस्ताव को पारित कराना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरू में ये चुनाव एक साथ ही होते थे, चाहे 1952 का चुनाव हो, 57 का हो, 1962 का हो या 1967 का हो। 1971 में लोकसभा चुनाव पहले कराए गए, तब से एक क्रम बदला गया, फिर कुछ सरकारें बर्खास्त की गई, क्रम बदला गया और आज ये चुनाव अलग अलग होते हैं। जरा सोचिए, साल भर चुनाव चलते हैं भारतवर्ष में, कहीं ना कहीं चुनाव हुआ ही करता है। कितना बड़ा संसाधन सरकार का इसमें लगता है, दसियों हजार करोड़ रुपए लग जाते हैं। तमाम सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल सब चुनाव में लग जाते हैं, कोई काम नहीं हो पाता। देश का विकास बाधित होता है क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। ये एक बड़े खुले मन से सोचने की बात है कि क्या देश जो विकासशील से विकसित की तरफ जा रहा है, क्या इतना डिले स्वीकार कर सकता है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार से आग्रह किया कि वो यूसीसी लाए। देखना है कि इस 3.0 में ये यूसीसी आता है, और आता भी है तो किस रूप में आता है। जब हिंदू कोड बिल लाया गया 1956-57 में, तब जो संसद में बहस हुई उसमें कई बार इसकी आवश्यकता पर जोर दिया गया, लेकिन उस समय की सरकार ने तमाम वोट बैंक के कारण, शायद ये सब ज़्यादा सही होगा, यूसीसी लाना स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने अपने पहले भाषण में, जिस दिन वो चुनाव जीते हैं, पार्टी कार्यालय में जो भाषण दिया उसमें एक संकेत दिया कि भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं रुकेगा। ऐसा लगता है कि लीगल प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, इन जो सरकारी एजेंसीज हैं इनको ज़्यादा एम्पावर करने वाले हैं मोदी जी। ये उनका घोषित एजेंडा है। नेशनल हेराल्ड केस, लैंड फॉर जॉब केस, शराब घोटाला, दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला, इन सब पर कार्रवाई बहुत जल्दी होने वाली है और बहुत तेज़ी से होने वाली है। पीएमएलए के जितने केस पड़े हैं ये फास्ट ट्रैक में जाने वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए दागी हैं उनके दाग को बीजेपी कैसे धोएगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो एक बिल आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में, उसको हटाने के लिए, एक नया प्रोसेस लाने के लिए ये एनजेएसी लाया गया था। बिल पास हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। कॉलेजियम सिस्टम में तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं, नेपोटिज्म है, तमाम प्रकार की गड़बड़ियां हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक नया काम शुरू हो गया है। अब जुडिशरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इंटरफेयर कर रही है और अपने तमाम प्रकार के निर्णयों के ऊपर उसके संदेह भी उठ रहा है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये एनजेएसी किसी नए रूप में आप देखेंगे। टेक्नोलॉजी का पूरे देश में बहुत विशाल रूप से उपयोग होने वाला है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार हटाने की जहां बात करते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी का ही सहारा है कि जब ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो जाता है तब भ्रष्टाचार अपने आप ख़त्म हो जाता है। कौन किससे घूस मांगेगा और कैसे मांगेगा, एक बड़ा प्रश्न है पीओके के लेकर। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये कब भारत में आएगा। उससे भी बड़ा प्रश्न है वक्फ बोर्ड कानून का क्या होगा। ये जो वक्फ बोर्ड का कानून बना हुआ है इसके ऊपर इस नई सरकार का क्या नज़रिया होता है, ये बहुत देखने की बात होगी। जहाँ तक कृषि क्षेत्र में बात करें, क्योंकि एक कृषक के बेटे शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है, बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव उनका सीएम के रूप में है, तो किसानों की तरफ विशेष ध्यान इस सरकार का रहने वाला है।
बात करता हूं अश्विनी वैष्णव की। सबसे ज़्यादा योग्य मिनिस्टर मेरे विचार से पढ़े लिखे सरकार के। ये भारत देखेगा कि पहली बार बुलेट ट्रेन मोदी 3.0 में चलने वाली है, जो मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। ये भारत देखेगा कि वंदे भारत ट्रेनों का एक जाल पूरे भारत में चलने वाला है, चल भी रही हैं, बहुत बड़ी मात्रा में चलने वाली हैं। और स्लीपर क्लास में भी वंदे भारत आएगी, जिसमें स्लीपर की सीटें लगी होंगी जो दूर की यात्रा के लिए फिजिबल होती है। ये 3.0 बहुत बड़े निर्णयों का सत्र रहेगा। ये जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, ये बहुत बड़े निर्णयों को विटनेस करेगा और हम भारतवर्ष को 2047 में विकसित भारत होते देखेंगे। धन्यवाद।